Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am CA Harshita presenting class 11th revision series. So this is chapter number 18 and 19 which is related to the financial statements. तो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे कवर करे हैं. आई ट्राई टू कवर इट इन वन वीडियो. अगर वन वीडियो में नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बना देंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो किसकी हैं? सोल प्रोप्राइटर की. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब प्रोप्राइटर कितने हो? एक हो. जब बिजनेस ओनर कितने हो? एक हो. उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. तो चलिए इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें देखनी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं. फाइनल अकाउंट्स में दो चीज़ें बनती हैं. एक हमारा होता है बैलेंस शीट और एक हमारा होता है ट्रेडिंग एंड P&L. ट्रेडिंग एंड P&L क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए. और बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए कि बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. फाइनेंशियल पोजीशन से कहना चाह रहे हैं कि कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है और कितनी कैपिटल है. इन तीनों का स्टेटस पता करना ही क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता करना. ठीक है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट क्या बताती है? पोजीशन बताती है, इसलिए उसे पोजीशन स्टेटमेंट कहा जाता है. ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इससे हमें बिजनेस की इनकम पता चलती है. बिजनेस की इनकम क्या हो गई? प्रॉफिट और लॉस. चलिए आगे देखिए. सबसे पहले बनाना सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें एट द एंड क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है हमें लास्ट में? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है वो प्रॉफिट और वो लॉस कैलकुलेट होगा जो किससे हो रहा है? ट्रेड से हो रहा है. जो किससे हो रहा है? ट्रेड से हो रहा है. ट्रेड से क्या मतलब होता है? सेल और परचेज करना. ठीक है, चलिए देखिए. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. हमेशा आप कैसे लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैसे बनते हैं? फॉर द ईयर एंडेड. पूरे साल के लिए बनाए जाते हैं. एंडेड के बाद आप डेट लिख दोगे जिस दिन आपका साल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट है तो सेम बनेगा, टी शेप बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको याद कर लेना है. देखिए सबसे पहले आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक. जितना भी आपका साल के पहले दिन स्टॉक पड़ा हुआ था वो लिख दिया. फिर आप करोगे टू परचेजेस. जितने भी आपने साल भर में परचेजेस करी वो आ जाएंगी. ठीक है, और परचेजेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो भी कहाँ आ जाते हैं? यहीं पर आ जाते हैं. फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है या फिर आपका जो भी खर्चा परचेजेस से रिलेटेड है वो कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो आपको कौन से याद करने हैं? आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद करने हैं. 4 या 5 होते हैं, वो याद कर लोगे तो बाकी जो बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम बता दूं. वेजेस, फ्रेट एंड कार्टेज. इनवर्ड का मतलब है फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए जो भी आपने किराया भाड़ा दिया है वो हो जाता है फ्रेट इनवर्ड. उसके बाद है फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल. आपकी फैक्ट्री में जितना भी पावर एंड फ्यूल लग रहा है, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आ रहे हैं, ये 4 या 5 चीज़ें होती हैं जो क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. वो भी कहाँ आ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं. उसके बाद देखिए एक चीज़ और, परचेज में से माइनस क्या होगा? परचेज रिटर्न. जो भी आपने परचेजेस वापसी कर दी. ड्रॉइंग्स, जो प्रोप्राइटर अपने गुड्स घर ले गया वो. उसके बाद सैंपल, जो आपने फ्री में सैंपल्स बांट दिए वो भी परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे. डोनेशन भी कहाँ से माइनस हो जाएगा? परचेजेस में से. लॉस ऑफ स्टॉक भी कहाँ से माइनस हो जाएगा? परचेजेस में से. ठीक है. क्रेडिट साइड पे देखिए क्या आता है? सेल्स आता है. ठीक है, कौन सी सेल्स? एक तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपने जितने भी गुड्स बेचे वो आ जाएगा. और एक आ जाता है स्क्रैप सेल. आपने कोई भी स्क्रैप सेल करी है वो भी कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी. स्क्रैप सेल का मतलब क्या है? मान लो आपका बिजनेस है, आप टॉयज बनाते हो और प्लास्टिक यूज होता है. कुछ प्लास्टिक जो वेस्ट हो गया, जो आपका प्रोडक्ट बनते टाइम पे कबाड़ा निकला है, भंगार निकला है, उसको बोलेंगे स्क्रैप. और उस स्क्रैप को जब आप कबाड़ी वाले को बेच देते हो तो उसे बोल देते हैं स्क्रैप सेल. ठीक है, तो स्क्रैप सेल्स में यहाँ आ जाती है. इनकम हो गई.
और लास्ट में आ जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। पूरा साल में पहले दिन आपका कितना स्टॉक था, आपने कितनी परचेजेस करी है, किस साइड आता है डेबिट साइड। उसके बाद आप उसमें से कुछ बेच दोगे, आखिरी एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ गुड्स बच जाएंगी, वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे आइटम्स डालने के बाद अगर आपका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल कम है, यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस ऑफ द बैलेंस। ठीक है, बैलेंस अमाउंट कैसे दिखा देंगे हम, बाय ग्रॉस लॉस। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इनकम ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंस कम आ रहा है, तो आ जाएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को आप कहाँ ले चलोगे, आप लेके चलोगे इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ स्टेप्स गिवन है, कुछ स्टार पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हमेशा या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते। ठीक है, और एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक उसमें ऑलरेडी क्या है, एडजस्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या फिर से लिखना पड़ेगा टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, नहीं लिखना, क्योंकि आपकी परचेजेस क्या है, एडजस्टेड परचेजेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लो कौन कौन से होते हैं, वेजेस, फैक्ट्री का रेंट, कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आ रहा है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं उसे। फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड मैंने बता दिया आपको, ये क्या है हमारा, इनवर्ड है, परचेसेस से रिलेटेड है, तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फैक्ट्री पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आपका वहां पर डेबिट साइड पे दिख रहा है, यहाँ उठा के लाओगे तो कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड पे। वैसे ही ग्रॉस लॉस वहां पर क्रेडिट साइड पे था, यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ये आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये भी पूरे साल के लिए बनता है। अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट साइड होंगी, टी शेप होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। हमेशा ट्रेडिंग और पीएनएल की डेबिट साइड पर क्या आता है, खर्चे आते हैं। वहां पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले थे, यहाँ हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जो भी आपके खर्चे, ऊपर 5 ही तो खर्चे डाले हमने, इसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हो, आप कोई जगह रेंट पे लेते हो तो रेंट पे करते हो, और आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कराते हो, तो ये सारे खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। वो कहाँ आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाती है, इनडायरेक्ट इनकम। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते टाइम हमारी और भी कुछ इनकम होती है, सेल्स के अलावा भी और तरीके होते हैं कमाने के। फॉर एग्जाम्पल, हमने एफडी करा ली थी बिजनेस के पैसों से, हमारे पास 1 लाख रुपए आइडियल पड़ा था, हमने क्या किया, उसकी एफडी करा ली, तो एफडी से हमें क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारी हो जाती है इनडायरेक्ट इनकम, वो कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी। उसके अलावा आपके पास कोई फर्नीचर था, वो पुराना हो गया तो आपने उसको बेच दिया और उस पर आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, वो भी इनकम है आपकी, इनडायरेक्ट इनकम है, वो आता है पीएनएल की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये सब डालने के बाद आप करेंगे टोटल डेबिट क्रेडिट साइड का, जो भी शॉर्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट को कहाँ लेके चले, नेट प्रॉफिट को लेके जाते हैं उठा के कैपिटल अकाउंट में। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है, एक पर्टिकुलर डेट पे देखा जाता है हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है। हमेशा ये कब बनेगी हमारी किताबों में, लास्ट डेट पर। ठीक है, जिस दिन हमारा साल खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ आती है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, ये हमारा टी शेप नहीं है, ये हमारी एक स्टेटमेंट है, ये टी शेप अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है जिसमें लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पर टू और बाय आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट है, शीट है, ना कि हमारा अकाउंट है। ये कैपिटल दिख रहा है, जो भी आपको ऊपर नेट प्रॉफिट आया वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, यहाँ पर नेट लॉस आया तो क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में से लेस कर देंगे। ये कहाँ से आया, पीएनएल जो ऊपर बनाया था उसमें से। देखिए और क्या ऐड होता है, एक चीज़ और ऐड होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमारा ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। उसके बाद लाइबिलिटी में और क्या होता है, रिजर्व्स आ जाते हैं। हमने पढ़ा था रिजर्व्स क्या होता है, हमने कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए फंड्स को क्या कर रखा है, इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो हो जाता है रिजर्व। उसके बाद है लोन,
आपने किसी को लोन दिया तो आपके लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था, बैंक बैलेंस जो क्रेडिट है, बैंक बैलेंस जो हमारी बुक्स में क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्रेडिट हमारे लिए नेगेटिव होता है, नेगेटिव हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी समझ लो लाइबिलिटी है। उसके बाद है हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स होते कौन है, वो पर्सन जिनसे हमने उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं, उधार पे खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। इस साइड आएगी हमारी सारी लाइबिलिटीज, हमने लिख ली। कैपिटल इधर क्यों आया है, कैपिटल भी क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। प्रोपराइटर अलग है, बिजनेस अलग है, इसलिए हम उसे मान के चलते हैं वो भी क्या है, लाइबिलिटी है। उसके बाद देखिए एसेट्स, एसेट्स कुछ हैं, नाम याद कर लेते हैं। कैश इन हैंड, आपके हाथ में कितना कैश है आपका एसेट है। कैश एट बैंक, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये भी आपका क्या है, एसेट है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वही वाला जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, ये भी क्या है, हमारे लिए एसेट होता है। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि वो आपको कुछ बेनिफिट्स कमा के देगा और पैसे वापसी आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर वो जिन्हें हमने उधार पर बेचा है, तो हमने क्रेडिट सेल्स करी है, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे, वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एसेट्स हैं, हमने अपने एक्स्ट्रा पैसों को एफडी में लगा दिया तो एफडी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी हमारे लिए एसेट हैं। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, हर बिजनेस का कुछ लोगो होता है, कुछ टाइटल होता है, कुछ नेम होता है, वो क्या मान लोगे आप, ट्रेडमार्क होता है। अभी के लिए इतना समझ लो। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है जो बिजनेस करने के लिए यूज होती है, मशीनरी वगैरह। गुडविल होता है आपकी पब्लिक में कैसी इमेज है, वो हो जाता है गुडविल, ठीक है। ये सारे आपके एसेट्स हो गए। आप यहाँ पे सारे एसेट्स का अमाउंट डाल दोगे, सारे लाइबिलिटी का अमाउंट डाल दोगे। आपका अगर लाइबिलिटी का टोटल एसेट के टोटल के इक्वल आ रहा है, मतलब आपने अकाउंटिंग सही करी है। अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है आपका, क्वेश्चन आता है आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, क्या होता है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, उसको यूज करके आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। मतलब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, फिर उसको लेके जाएंगे हम पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर वहां से नेट प्रॉफिट आएगा, उसको लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, ऐड या लेस हो जाएगा, फिर आप बना दोगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका एसेट का टोटल लाइबिलिटी के टोटल के इक्वल आ रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन सही किया। आप क्वेश्चन करोगे कैसे, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है, और आपको करना क्या है, आपको 3 शीट्स ले लेनी है। एग्जाम शीट आपको मिली होगी, उसमें क्या करना है, 3 शीट्स ले लेना। पहली शीट पे बनाना ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी पे बनाना पीएनएल अकाउंट, तीसरे पे बना लेना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट का तो आपको बिल्कुल पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं, 2 ओपनिंग्स, 2 परचेजेस, 2 वेजेस, जो जो चीज़ें हैं आप वो क्या कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, पीएनएल पे आ गए आप, पीएनएल में लिख दो 2 ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ग्रॉस लॉस, मतलब आप पहले फॉर्मेट बना लोगे। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट होती है। क्वेश्चन करना कैसे है, ट्रायल बैलेंस से आपको शुरू करना है। ट्रायल बैलेंस में जैसे जैसे अमाउंट आता जा रहा है वैसे वैसे आप डालते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे लिखा हुआ है आपकी कैपिटल है 20 लाख रुपीज़, तो आप जाइए, कैपिटल कहाँ आती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, तो लाइबिलिटी साइड पे लिखिए कैपिटल 20 लाख रुपीज़, ठीक है। और फिर आपको दिया हुआ है डेटर्स हैं आपके 5 लाख के, डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो आप एसेट साइड पे जाइए, बैलेंस शीट पे लिख दीजिए 25 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे फॉर एग्जाम्पल गिवन है रेंट पेड, तो आपने रेंट पे किया है। रेंट क्या होता है, खर्चा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो कौन सा होगा, डायरेक्ट, लेकिन अगर नॉर्मल रेंट लिखा है तो वो कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आता है, पीएनएल की डेबिट साइड पे, तो आप क्या करोगे, वहां जाकर लिख दोगे। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपना सारा ट्रायल बैलेंस क्या कर देते हो, इन तीनों अकाउंट्स में उतार देते हो, ठीक है। उसके बाद आती है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहली एडजस्टमेंट तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है 2 जगह आता है, तो आप वहां पर लिख लेते हो। कौन सी 2 जगह आता है, एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और दूसरा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। देखिए एडजस्टमेंट्स, इम्पैक्ट 1, इम्पैक्ट 2, हर एडजस्टमेंट का डुअल इम्पैक्ट होगा, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट आए हैं, जितने भी अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट्स थे, वो एक बार लिखे जाते हैं, ठीक है।
लेकिन जो आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसका कैसा इम्पैक्ट आता है, डुअल इम्पैक्ट आता है। डुअल इम्पैक्ट मतलब अभी जनरल एंट्री पास नहीं हुई है और वो अमाउंट दो जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला तो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें याद ही है कि दो जगह पर आता है, हमेशा आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर्ड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप समझ सकते हो, मार्केट वैल्यू। मान लो आपकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो गई और आपकी किताबों में कॉस्ट दिख रही है 25,000 रुपये, तो आप 25 पे रिकॉर्ड करोगे या 15 पे? आपका दिमाग क्या कहता है? जब उसकी मार्केट वैल्यू ही 15,000 हो गई तो आप 25,000 पे क्यों रिकॉर्ड करोगे? इसलिए उसको बोला जाता है या तो जो कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट को इग्नोर कर दो, एनआरवी ज़्यादा है तो एनआरवी को इग्नोर कर दो, जो कम है उस पर आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लोगे। तो इस केस में 15,000 पे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक आप दो जगह पर रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए बट अभी पे नहीं हुए। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लो आपने रेंट पे नहीं करा, ड्यू हो गया था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब देखिए आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो आप जाओगे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में, उस खर्चे पे डेबिट साइड पे खर्चे का अमाउंट लिखा होगा हमने ट्रायल बैलेंस से, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या आता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाइए लाइबिलिटी साइड, वहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी क्यों लिखा है, जो खर्चे अभी हमने पे नहीं करे पर करने हैं वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो हमने लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जो खर्चे हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा प्रीपेड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट टू एक्सपेंस अकाउंट। और ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट डेबिट हो रहा है। एसेट डेबिट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो बैलेंस शीट में जाओ, एसेट साइड पे लिख दो प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस इन ट्रेडिंग अकाउंट में आपने डेबिट साइड पे उस खर्चे को लिखा होगा, वो खर्चा क्रेडिट हो रहा है, तो आप उसमें से क्या कर दोगे, उसे लेस कर दोगे, लेस हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद है हमारा अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड इनकम इनकम होती है जो हमने कमा ली है बट अभी पैसे नहीं मिले, वो हमारे लिए एसेट होती है, एसेट हो गया डेबिट। अक्रूड इनकम टू इनकम, ये दो जगह आएगा। सबसे पहले तो अक्रूड इनकम मैंने बताया एसेट होती है, तो बैलेंस शीट में जाओ, एसेट साइड पर लिख दो अक्रूड इनकम और अमाउंट लिख दो। और इनकम हो रही है क्रेडिट। इनकम क्रेडिट कब होती है, जब वो इंक्रीज होती है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखी होगी, उसके नीचे लिख दो ऐड अक्रूड इनकम। आगे देखिए अगली एडजस्टमेंट है हमारी अनअर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो इनकम जो उसके पैसे तो आ गए बट अभी आपने सर्विस नहीं दी, अभी गुड्स नहीं दी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। इनकम क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। इनकम डेबिट होने का मतलब है इनकम डिक्रीज हो रही है, तो जहां आपने इनकम लिखी होगी पीएनएल अकाउंट में, वहां से अनअर्नड इनकम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हो गई, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लेस कितनी होगी, 5,000। कितना लेस हो जाएगा, 5 के। और लाइबिलिटी है तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में जाकर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अनअर्नड इनकम और हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपये। ऐसे करना है। ठीक है, आगे देखिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के दो केसेस होते हैं। डेप्रीसिएशन या तो एसेट के थ्रू चार्ज होता है या फिर कहाँ से चार्ज होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से।
सबसे पहले अगर वो चार्ज हो रहा है एसेट अकाउंट से तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 2 एंट्रीज होती हैं। और देखें तो ये क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब आपको 2 चीज़ें करनी है, टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट कहाँ दिख रहा होगा आपको, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जाओ, एसेट साइड पे एसेट की वैल्यू कम कर दो जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का है उससे। उसके बाद क्या है, P&L डेबिट करना है, P&L की डेबिट साइड पे जाओ, लिख दो डेप्रिसिएशन शोन एज एक्सपेंस। ठीक है, आगे देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या एंट्री होती है, यहाँ एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 2 एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब देखें तो डेप्रिसिएशन डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, तो इसका इम्पैक्ट हो गया नलीफाई। P&L डेबिट करना है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे जाइए और लिख दीजिए डेप्रिसिएशन हमारा कितना है। मान लो 1 लाख की हमारी एसेट थी, मान लो मशीन थी 1 लाख की, तो 10,000 रुपये उसका हो गया डेप्रिसिएशन अगर 10% रेट है। ठीक है, तो अब आप जाएंगे P&L की डेबिट साइड पे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन 10,000। वैसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी की तरह दिखाया जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। लाइबिलिटी क्रेडिट होने का मतलब है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कुछ बैलेंस गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, उसको आपको इंक्रीज करना है। तो जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है आप क्या कर दोगे, उसमें ऐड कर दोगे। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एसेट का अमाउंट लिखते हैं, फिर लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और यहाँ पर एक अमाउंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा बैड डेट्स। ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। देखो इसमें 2 केसेस होते हैं, एक केस है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बना हुआ, एक केस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है। ठीक है, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बना हुआ तो सीधा क्या करते हैं हम, बैड डेट टू डेटर और P&L से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं। तो क्या एंट्री होती है, बैड डेट टू डेटर, डेटर कम हो गए, दूसरा P&L टू बैड डेट्स, खर्चा हो गया। बैड डेट्स डेबिट भी हो गए, क्रेडिट भी हो गए, इम्पैक्ट हो गया खत्म। अब हमें क्या करना है, डेटर को करना है क्रेडिट, एसेट को करना है क्रेडिट, मतलब एसेट की वैल्यू करनी है कम। तो डेटर में से माइनस कर देते हैं हम फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद है P&L अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो P&L अकाउंट में जाइए डेबिट साइड पर और लिख दीजिए टू बैड डेट्स, जो भी आपका अमाउंट है, डन। उसके बाद है हमारा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आप लोगों के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड। देखिए इसे कैसे कर सकते हो, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट और प्रोविजन, उसको आप मान लोगे ओल्ड, और जो हम अभी एडजस्टमेंट वाला करेंगे वो है न्यू। मैं आपको एडजस्टमेंट वाला बता देती हूँ कैसे करना है। ठीक है, एंट्री होती है सबसे पहले, जब भी बैड डेट्स होंगे तो ये एंट्री तो फिक्स है, बैड डेट टू डेटर। उसके बाद P&L में क्या आएगा, यहाँ पर प्रोविजन आ जाता है, क्योंकि जब भी आपने प्रोविजन बनाया हुआ है तो आप P&L में प्रोविजन लेकर जाओगे। ठीक है, फिर प्रोविजन से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो P&L अकाउंट में आओ, डेबिट साइड पे आओ, क्या हो रहा है, डेबिट यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर में से माइनस होते हैं फर्दर बैड डेट्स, लेस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी कौन सा है, न्यू वाला है। न्यू वाला मतलब जो अभी आप कैलकुलेट करोगे एडजस्टमेंट वाला। उसके बाद न्यू प्रोविजन लिखो, उसमें ऐड कर दो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स गिवन है पुराने वाले, ऐड कर दो फर्दर बैड डेट्स जो आपकी एडजस्टमेंट में गिवन है, लेस कर दो ओल्ड ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन, तो आपका अमाउंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिया है तो उसका प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, हमें पता है हमें आगे कस्टमर को 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आज ही हम क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। ये प्रोविजन हमेशा बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को एडजस्ट करके। मान लो आपके डेटर्स हैं 10,000, 2,000 का आपने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आप जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओगे तो आप किस पे बनाओगे, 10,000 पे, या फिर एडजस्ट करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को।
एडजस्ट करके। तो 2,000 रुपये एडजस्ट करके हमारे डेटर कितने बच जाते हैं? 8,000 के। 8,000 रुपये बन जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये हमेशा पीएनएल से बनता है, तो पीएनएल की डेबिट साइड पे आ जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए कैसे दिखाया जाता है। एसेट साइड पे जाओ, ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा ध्यान देना। डेटर का अमाउंट लिखो, उसमें से लेस कर दो डाउटफुल डेट्स, ठीक है, लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। इस अमाउंट पे आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपको दिया हुआ है 2% बनाओ, मान लो दिया हुआ है 10% का, आप क्या बनाओ? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओ। तो आप इस वाले अमाउंट पे बनाओगे, लेस हो जाएगा फिर इसमें से प्रोविजन का अमाउंट, फिर ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल में डेटर का अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। इसके बाद है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन हमेशा खर्चा होता है, ठीक है। खर्चा कैसे करते हैं हम? बुक पीएनएल की डेबिट साइड पे लिख देते हैं मैनेजर्स का कमीशन, और ये भी मान के चलते हैं पे नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट डे पे ही पता चलता है। हम मान के चलते हैं अभी पे नहीं हुआ, तो क्या बनेगी? लाइबिलिटी बनेगी। लाइबिलिटी कहाँ दिखेगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे, और इसको बोलेंगे मैनेजर्स कमीशन पेएबल, या फिर आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग कमीशन। उसके बाद देखो, कमीशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। ट्रीटमेंट तो सेम है, बट जो अमाउंट आता है मैनेजर्स कमीशन का, वो निकालने के दो तरीके हैं। या तो आपको गिवन होगा पेएबल ऑन प्रॉफिट बिफोर, ये इस पे वर्ड पे ध्यान देना, बिफोर है या आफ्टर है। अगर आपको बिफोर गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा? x/100 मल्टीप्लाई प्रॉफिट। x क्या है? कमीशन का रेट है, आपको गिवन होगा 5% रेट है बिफोर पे। बिफोर का मतलब क्या है? 5/100 मल्टीप्लाई जो भी आपका प्रॉफिट आया है पीएनएल में, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यहाँ हो जाएगा 5/100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100, मतलब x/100 प्लस x मल्टीप्लाई प्रॉफिट। ये तरीका है निकालने का मैनेजर्स कमीशन। दो तरीके हैं, ठीक है। चेक कर लेना कि आपको बिफोर दिया है या फिर आफ्टर दिया है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, इसलिए डेबिट हुआ है, ठीक है। तो खर्चे कहाँ दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट में आइए, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका डुअल इम्पैक्ट आता है बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अभी हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी देखा था। उसके बाद देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, ये हमने जनरल एंट्री में भी किया था। क्या होता है? सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सैंपल्स क्या है? खर्चे हैं, तो कहाँ आ जाएंगे? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या फिर सैंपल अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। परचेजेस क्रेडिट हो रही है, परचेजेस कम हो रही है, तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लेस हो जाता है सैंपल अकाउंट या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। उसके बाद है हमारा, देखिए कितनी रह गई, सिर्फ मेरे हिसाब से 15 है, 14 ही है, बस 2 और करनी है, 3 और करनी है आपको। देखिए प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ तो सेम है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस अकाउंट में से लेस हो जाएगा गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, या आपने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में ऑलरेडी देख लिया था। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे लेस करेंगे ड्राइंग्स, जो गुड्स घर ले गया उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टाफ वेलफेयर के लिए आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो परचेजेस तो क्रेडिट होंगी, यहाँ पे खर्चे का नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया टू सेल्फ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट, और परचेजेस में से क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा क्योंकि हमारी गुड्स कम हो गई। उसके बाद लास्ट है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस, जैसे कि हो गया लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो हो जाते हैं हमारे एक्सीडेंटल लॉसेस। इसकी एंट्री कैसे होती है? एक्सीडेंटल लॉसेस डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो क्या होगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा एक्सीडेंटल लॉसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? परचेजेस में से कम हो जाएगा। और अगर आपका इंश्योर्ड है तो क्या होगा? आपका खर्चा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम अब उसको बुक से हटाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है, ज़रूरी नहीं है वो पूरे दे, जो नहीं देती उसको हमें वापस से क्या करना होता है? लॉस बुक करना होता है,
टू इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद P&L अकाउंट टू एक्सीडेंटल लॉसेस। अगर अभी इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो आप यहाँ पे सीधा क्या कर देते हो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आपका एक एसेट बन जाता है कि पैसे आने हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। देखो क्या करेंगे बैलेंस शीट में, अगर इंश्योरेंस क्लेम नॉट रिसीव्ड बट ड्यू तो एसेट साइड पे लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और अगर आ गया तो लिख दो बैंक अकाउंट, पैसे आ गए। ठीक है, समझ गए। चलिए, एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर जो आप एबनॉर्मल लॉसेस माइनस कर रहे हो वो ये वाले होंगे, और जो यहाँ डेबिट साइड पे एक्सीडेंटल लॉसेस लिख रहे हैं वो कौन से होते हैं हमारे, जो हमारा एक्चुअल में खर्चा होता है, ये वाला, जो ये वाला अमाउंट आता है जो हमें भरना पड़ा, जो हमारा खर्चा हुआ है, ना कि बैंक का खर्चा हुआ है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा हुआ है। जो एक्चुअल में हमारा खर्चा हुआ है वो वाला अमाउंट क्या करते हैं हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट।